नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे, अपने कार्य को कर रहे होंगे। अच्छा, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते थे, एक तो बताओ कि जो इन्वेस्टिगेटर उसका जॉब रोल क्या होता है। दूसरा, वो ये भी पूछते हैं सर ये भी बताओ कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। चलो इस समस्या का निवारण करते हैं इस वीडियो में कि आपको कितना सैलरी मिलेगा और आपका जॉब रोल क्या होगा। अल्टीमेटली जॉब रोल क्या है, इन्वेस्टिगेटर काम क्या है। क्योंकि कोई भी चीज जब हम शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारा काम क्या होगा बेसिकली। अब देखिए, अगर मैं इन्वेस्टिगेटर की बात करूं तो यहाँ पे जो बेसिक पे है, आई रिपीट बेसिक पे फॉर द 2 years प्रोविजन की बात कर रहा हूं, ये लगभग 23,700 रुपए का है। ठीक है, 23,700 रुपए, 23,700 रुपए बेसिक पे है और इसमें से आपका 10% डिडक्ट होगा एनपीएस में। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, आई रिपीट नेशनल पेंशन जो स्कीम है यहां ये डिडक्ट होगा। तो अगर आप 10 इसमें से देखा निकाले तो लगभग 2370 रुपए कट जाते हैं और जब निकल के आता है तो लगभग आपको 21,000 कुछ रुपए, 21,000 रुपए के आसपास आपको बेसिक सैलरी मिलती है पहले 2 साल में, यानी प्रोविजन पीरियड के दौरान। 21,000 और 22,000 के बीच में आपको लगभग सैलरी मिलता है आपको ड्यूरिंग प्रोविजन पीरियड। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर जैसे ही आप अपना प्रोविजन पीरियड खत्म करते हैं, जैसे आप अपना प्रोविजन पीरियड खत्म करेंगे तो आपको क्या सैलरी मिलने वाला है इसके बारे में बता देता हूं मैं। देखिए, लगभग 33,000, क्योंकि आपको बता दूं कि ये जो ग्रेड पे है आपकी वो 7th पे कमीशन L10 है। पता है ना आपको, ये L10 ग्रेड पे का जॉब है, L10 ग्रेड पे का जॉब है। और यहां पे L10 ग्रेड पे लगभग 33,700 रुपए के आसपास बेसिक पे बनता है। बेसिक पे 33,700 रुपए है। अब यहां पे आपको 33,700 रुपए पे एक तो 17%, आई रिपीट 17% जो है वो मिलेगा डीए यानी डेयरेंस अलाउंस, प्लस 8% और 16% आपको मिलता है एचआरए। अब 8% कहां पर है, देखो जहां पर भी नगर निगम है, आई रिपीट जहां पर भी नगर निगम है, ठीक है, जहां पर भी नगर निगम है जैसे अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, इन 5 जिलों में आपको एचआरए मिलता है 16%, जबकि बाकी रिमेनिंग जिलों में आपको एचआरए मिलता है 8%। इन 33 में से 5 घटा दें तो 28 जिलों में आपकी अगर पोस्टिंग है तो ये आपको मिलेगा 8%। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 33,000 का लगभग 34 मानते, लगभग 34,000 का 17% अपन जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, लगभग ये आपका कैलकुलेशन निकल के आएगा, लेट इट बी 34 का 20 गुना 34 दूनी 7,000, तो ये 6,500 के आसपास ही निकल के आता है। प्लस 8% डीए निकाले, 8% समय निकाल लेता हूं तो इसका 8% होगा लगभग 2,800 रुपए के आसपास। इन सबको अपन जोड़ते हैं तो ये 40-41,000 के आसपास की आपकी सैलरी बन जाती है। लगभग बता रहा हूं, देखो ये लगभग कैलकुलेशंस है ना, लगभग कैलकुलेशंस है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं मैं एग्जैक्ट क्या होगा, क्योंकि डीए बदलाव में आता है, एचआरए और ये भी बदलाव में आ जाते हैं जब अपने टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते हैं इनकम के अंदर। तो 41,000 में से आपके अब डिडक्ट क्या होंगे साहब, 41,000 में से आपका डिडक्ट होगा पहले तो 10% किसका, बेसिक का, माइनस और होगा क्या आपके 1,800 रुपए कटते हैं स्टेट इंश्योरेंस के। स्टेट इंश्योरेंस के आपके पैसे कटते हैं, ये भी दोनों घटेंगे तो आपकी इनहैंड सैलरी, आई रिपीट इनहैंड सैलरी जो है लगभग आपके 36,000 के आसपास आनी चाहिए। तो ये आपकी इनहैंड सैलरी होगी 2 साल के बाद अपने प्रोविजन पीरियड को करने के बाद। अब बात आती है कि सर एक बात बताओ, ये हमें इतनी सैलरी मिल रही है, 36,000 के आसपास प्रोविजन खत्म होने में सैलरी मिल रही है, तो अच्छा एक चीज बता दूं, यहाँ पे हर साल मतलब जैसे प्रोविजन खत्म होगा हर साल बेसिक में 3% की बढ़ोतरी होगी, 3% की बढ़ोतरी होगी। अभी जो रिसेंट पे कमीशन उसके अकॉर्डिंग तो उसके बेसिक में 3% बढ़ता रहता है। जब 3% बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपका एचआरए और डीए भी बढ़ जाता है और सैलरी में इसके अकॉर्डिंग ही बढ़ोतरी होती रहती है पूरी कहानी के अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये तो वो सैलरी जो आपकी पहले जो प्रोविजन पीरियड खत्म होगा उसके बाद आपको मिलेगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे डिस्कस करनी है वो क्या है,
देखिए ध्यान रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये अति 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 महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कैलकुलेशन थी, ये जो थी सैलरी की। अब बात आती है जॉब रोल क्या होता है। आखिर संगणक का कार्य क्या है, नॉट संगणक, दैट इन्वेस्टिगेटर जॉब क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है। देखो बेसिकली ये जॉब जो है दो क्लरिकल यानी ऑफिशियल जॉब और फील्ड जॉब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम जो भी फसलें होती हैं, जो भी उनपे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, टाइम टू टाइम जो है कृषि जोतों के आकार, इनकी सबकी जो बात होती है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो कृषि वाला है उस फील्ड से संबंधित है। तो यहां पर आपका क्लरिकल और फील्ड जॉब होगा। आप टाइम टू टाइम कुछ इन्वेस्टिगेट करोगे, टाइम टू टाइम आप कैलकुलेशंस करोगे इन टर्म्स ऑफ कि क्या फसल है, किस तरह की फसल है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है। तो आपका काम होगा कहीं ना कहीं कलेक्शन ऑफ द डेटा का भी, और आपका काम होगा कहीं ना कहीं रिलेटेड विद दी ऑफिशियल जॉब, रिलेटेड विद दी एनालिटिक्स एंड ऑल। तो ये बेसिक काम होता है। आप यहां पे डेटा को कंपाइलर की तरह, आप कंपाइल करने में, डेटा कलेक्शन में हेल्प करते हो राजस्थान सरकार की खासकर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये जॉब रोल होता है आपका। ठीक है, वैसे तो विस्तार से हम आपसे हमारे जो एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर है, उनको भी हम आपके साथ लेके आएंगे और वो आपको पूरा प्रॉपर जॉब रोल बताएंगे, जिसकी बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई होगा कि क्या आपको जॉब करना है। अब बात आ रही है कि सर आज और ये वर्तमान में अगर 1.5 से 2 महीने में बचे हैं, तो क्या मैं इन्वेस्टिगेटर एग्जाम क्रैक कर सकता हूं? मैंने तैयारी शुरू की है, नहीं की है, मैं कंफ्यूज हूं कि सर पटवारी बीच मेरे सामने खड़ा हुआ है, राजस्थान पुलिस वर्तमान में चल रहा है, तो क्या मैं एग्जाम की तैयारी करने के बाद सक्षम हूं और मैं एग्जाम दे सकता हूं या नहीं दे सकता? तो इसके बारे में विशेष चर्चा मैं आपसे करूंगा अगले वीडियो के अंदर, जिसमें बताऊंगा कि भैया आप अभी भी तैयारी करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने तैयारी छोड़ दी है तो भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। किस तरह, कौन सी बातें, महत्वपूर्ण बातें क्या पढ़नी है आखिरी मोमेंट पे, मतलब 1.5 महीना बचा है, वैसे तो 1.5 से 2 साल हो गए लोगों को तैयारी करते हुए, पर ऐसा क्या करना है आखिरी मोमेंट पे कि अब श्योर सिलेक्शन हो जाए। बिकॉज आपने देखा कि लगभग 34,000 से ज्यादा फॉर्म है, 34,000 से ज्यादा फॉर्म है भाई, पर सीटें मात्र और मात्र 60+ ही हैं। क्या मेरा सिलेक्शन होगा? तो देखो मुश्किल तो है, पर इस 34,000 में से कितने लोग सीरियस हैं? तो मैं आपको बता दूं, सीरियस कैंडिडेट जो होते हैं वो किसी भी एग्जाम का 30 से 40% ही होते हैं। 30 से 40% ही सीरियस कैंडिडेट है इसमें। पहली चीज, जिन्होंने फॉर्म को सोच समझ के भरा है, फॉर्म की तैयारी के अकॉर्डिंग काम करा है। अब 30 से 40% लोग जब सीरियस है, तो 34,000 का 30 से 40% जो आता है, लगभग मान लेता हूं, मान लेते हैं लेट इट बी कि आपके 15,000 लोग सीरियस हैं, 15,000 प्लस लोग सीरियस हैं। पर 15,000 में से भी जब लोगों ने सिलेबस देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये सिलेबस था एक मुश्किल सिलेबसों में से एक है। इनफैक्ट टीचर्स की बात की जाए, अच्छे टीचर जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर सच्चाई यही है कि उनको खुद को भी नहीं आता कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, क्या देखना है। लोग शुरू तो कर देते हैं स्टैटिस्टिकल के नाम पे, टेस्ट भी लेते हैं, अपने किसी को बुला के, खुद नहीं ले सकते किसी और को बुला लेते हैं और कहानी शुरू कर देते हैं। नाम नहीं लूंगा, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं। वो कहानी शुरू तो कर देते हैं, पर जैसे स्टैटिस्टिकल की बहुत भारी बात आती है, बैंड बज जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने अभी तक आप देखो कि मैं खुद नीट 3 नेट अलग अलग सब्जेक्ट में क्वालिफाइड हूं, और मुझे पता है व्हाट द क्राइटेरिया टू क्रैक नेट एनी टाइम। मैंने अपना कोर्स अभी तक लॉन्च नहीं किया है, बट पीपल आर लॉन्चिंग देयर कोर्सेज लाइक एनीथिंग, एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिसर्च, दे डोंट नो अबाउट द रिसर्च इटसेल्फ। उनको ये पता ही नहीं एक्सप्लोरेटिव डिजाइन क्या होती है, नॉन एक्सप्लोरेटिव डिजाइन क्या होती है, क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, क्या नॉन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, किस तरह रिसर्च को मैनेज किया जाता है, क्या हाइपोथेसिस रियल में होती है, एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड थिंग्स, और स्टूडेंट बेवकूफ बन रहे हैं। पर क्या करें, यही दुनिया है,
यहां पे ही जो मेरा मानना है, जो अच्छे टीचर हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं, पर जो लोग बेवकूफ बनाते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, दे यूज्ड टू बी सक्सेसफुल। ये त्रासदी है हमारे भारत की, ये त्रासदी है हमारी कि ये ऐसा ही होता है यहां पर। खैर, तो यहां पे जो आपका रियल 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 कंपटीशन देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मात्र 7 से 6,000 लोगों का ही है। यानी कि एक सीट के लिए आपको 100 लोगों को लगभग धक्का देना है, और यही होता है भैया रेल में। तो एक सीट पे 100 लोग हैं, कॉमन सेंस लगाना एक बार। अगर मैं रेलवे की बात करूं, 3.25 करोड़ फॉर्म है कितनी पोस्ट के लिए, तो वहां पे एक सीट पे 515 लोगों को धक्का देना पड़ रहा है, और वो ऐसा सिलेबस है 10वीं 12वीं बच्चा खुद मैनेज कर लेता है। ये तो बहुत हाई लेवल सिलेबस है भाई, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन द स्टडी एंड फोकस ऑन आवर चैनल। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़कर सीखें करें, तो पेड कोर्स हमारा ये आई एम नॉट डिनाई, बट जो हमारे वीडियो है वापस से मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बस 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 सीरियस होकर तैयारी करना है, सपोर्ट भी करना। ये नहीं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करोगे तो तुम क्या, स्वार्थ जहां तुम्हारा आ गया ना, मैं कह रहा हूं सिलेक्शन तो छोड़ो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, लगातार बने रहे। अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या रणनीति होनी चाहिए अगले 1.5 से 2 महीने में आपकी, सो दैट यू कैन क्रैक योर एग्जाम रिलेटेड विद द इन्वेस्टिगेटर इजी। थैंक यू सो मच, लगातार बने रहे, और चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।